नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करने वाली खबर है। भारत के प्रधानमंत्री इस समय रूस की यात्रा पर हैं और वो वहां पर ब्रिक्स के एक सम्मेलन में भाग लेने गए हुए हैं। इस सम्मेलन की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसके बाद अमेरिका की चौधराहट पूरी दुनिया से खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री और उसमें है रूस के राष्ट्रपति और साथ में है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति एक इशारा भी कर रहे हैं और ये इशारा सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ है, जो पूरी दुनिया को अपनी चौधराहट से डराने, धमकाने और फायदा उठाने की कोशिश करता रहा है। भारत के साथ हालांकि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत और अमेरिका के संबंध सुधरे हैं, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद में अमेरिका ने फिर से पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उसका जो नज़ारा है वो अभी हाल फिलहाल के दिनों में भी देखने को मिला है। पिछले 1-2 साल से जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं, कनाडा ने जब भारत के ऊपर आरोप लगाए थे तब भी अमेरिका कनाडा का समर्थन करता हुआ दिखा था और एक बार फिर जब कनाडा ने आरोप लगाए तो अमेरिका ने न केवल कनाडा का समर्थन किया बल्कि भारत के ऊपर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने का एक आरोप भी मर दिया और भारत के एक पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ अपनी एक अदालत में सम्मन भी जारी करा दिया। लेकिन भारत भी इससे चुप नहीं बैठा था और जिस तरीके से भारत अपने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जो चालें थी या अपनी जो रणनीति थी आगे उसको बढ़ा रहा था और उसी के तहत पिछले 2 साल से एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद दुनिया 2 ध्रुवों में फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन रूस के न तो खुलकर भारत ने विरोध किया और न ही साथ दिया और ऐसा ही चीन ने भी किया। भारत, रूस और चीन ये एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जिसको ब्रिक्स कहा जाता है। इसमें चौथा जो देश था वो ब्राजील था, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, इनसे मिलकर ये शुरुआत में ब्रिक्स बना था। आज जो ब्रिक्स की स्थिति है वो करीब करीब दुनिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में तेल उत्पादन करने वाले 43% जो दुनिया का तेल है वो ब्रिक्स के मेंबर्स के थ्रू आता है, क्योंकि अब इसकी संख्या 4 से बढ़कर बहुत ज्यादा हो चुकी है। ब्रिक्स के अंदर सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। मिस्र जैसे देश भी इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका, पेरिस इसमें है। उसके अलावा टर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है और दुनिया के करीब 1 दर्जन से ज्यादा देश इसमें शामिल होने के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है और श्रीलंका जैसे देश भी हैं। वजह यह है कि ये इतना बड़ा संगठन है कि नेटो जैसी जो दूसरे पूर्व में बने हुए संगठन है उससे ज्यादा पावरफुल है। इसकी 2 वजह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है चीन का इसमें होना और दूसरा है भारत का। भारत ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर 11वीं अर्थव्यवस्था से पहले 5वीं और अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाया है, उससे भी दुनिया को, भारत को एक महाशक्ति के रूप में मानना पड़ रहा है। यही अमेरिका का सबसे बड़ा सरदर्द है। दूसरा, इसमें जो चीन है, चीन को दुनिया की प्रोडक्शन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि दुनिया में जितनी ज्यादातर प्रोडक्शन होता है, चीजें निर्यात होती है, वो ज्यादातर चीन से होती है। वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं भी हो, इन सभी जगहों पर चीन का निर्यात होता है। दूसरी तरफ भारत सर्विस के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के पढ़े लिखे नौजवान दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वहां अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। यानी दुनिया की अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तब भी ये जो ब्रिक्स है वो दुनिया के करीब करीब 2/3 क्षेत्र का या 2/3 पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है। अब संसाधनों के हिसाब से भी देखा जाए तब भी ये उसी स्तर तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि जब 2/3 से ज्यादा पॉपुलेशन और आधे के करीब तेल उत्पादन इस क्षेत्र से होता है तो फिर अमेरिका की चौधराहट पूरी दुनिया क्यों सहेगी? और यही अमेरिका की सरदर्दी है। अमेरिका जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, जिस तरीके से वो एन के प्रकारेण अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है, और एक पुरानी कहावत के ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वाला अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है। वो जिस भी देश पर हाथ रखता है सिर्फ और सिर्फ उसको फायदा उठाने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए करता है।
लेकिन भारत के साथ में वो ऐसा नहीं कर पाया जब से भारत में ये नई सरकार आई है और नए तरीके के लोग आए हैं। अब इसके बीच में एक ही रोड़ा था और वो था भारत और चीन के बीच में पिछले 4 सालों से चल रहा सीमा विवाद। 2020 में गलवान घाटी में एक झड़प होती है जिसमें भारतीय सेना के करीब 20 जो सैनिक होते हैं वो बलिदान हो जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में राहुल गांधी टाइप के चीन के जो चीन समर्थित लोग थे या जो चीन के हितैषी लोग थे वो ये उड़ाने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, भारत की बहुत सारी जमीनें चीन ने हड़प ली है और भारतीय सेना के जवानों को पीट पीट कर मार दिया है। लेकिन उसके बाद में 1 महीने के भीतर ही एक और बड़ा तथ्य खुलकर सामने आता है, वो अमेरिका की तरफ से आता है कि चीन में करीब 100 से 125 ऐसी कब्रें पाई गई हैं जो सीमा के आसपास हैं और ये वो सभी सैनिक हैं जिनको भारतीय सेना ने मार डाला था और उनको वहीं पर दफना दिया गया था। यानी कि चीन की तरफ से जो हरकत की गई थी भारत ने उसका जवाब दिया था और इसके बाद इन दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी खाई पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी अमेरिका को, क्योंकि एक तरफ वो भारत से भी दोस्ती दिखा रहा था और दूसरी तरफ चीन से भी अपना फायदा उठा रहा था और इस तरीके से वो दुनिया में बैलेंस बनाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और उस स्थिति में रूस एकदम अलग थलग पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद 2 देशों से थी और वो थे चीन और भारत। रूस को ये लगता था कि अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे सकता है तो यही 2 देश है। तो चीन के साथ तो उसकी नजदीकी है क्योंकि वो भी चीन भी कम्युनिस्ट कंट्री है और रूस भी कम्युनिस्ट कंट्री है। भारत के साथ रूस का जो रिश्ता है उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि कल एक मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपनी रूसी भाषा में ही जब ये कहा कि देखिए वैसे तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि हम बिना किसी भाषा के भी एक दूसरे से अपने संदेश संप्रेषित कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो उसके बाद रूसी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की कई मुलाकातें हुई, जिसके बाद रूस का तेल भारत ने खरीदा और इसका विरोध भी अमेरिका ने किया। अमेरिका ने यह भी कहा कि जो लोग हमारे मित्र हैं वो दूसरे लोगों से दोस्ताना संबंध न रखें। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए सर्वोपरि जो कुछ है वो राष्ट्रीय हित है और हमें अगर सस्ता तेल रूस से मिलेगा तो हम खरीदेंगे, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस बात से अमेरिका को बहुत मिर्ची लगी। कनाडा ने जब भारत पर आरोप लगाए तो अमेरिका ने उसका इनडायरेक्टली समर्थन किया और अब वो खुलकर भी इसी तरीके की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। इस सब के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कोशिश जारी रखी और वो कोशिश ये थी कि भारत और चीन के बीच में जो भी दरारें हैं, जो भी खाइयां हैं, जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए और इसको लेकर पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा तरक्की हुई और इसी का नतीजा है कि भारत के प्रधानमंत्री जब रूस जाते हैं उससे 1 दिन पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये खबर आती है कि रूस और चीन इस बात पर सहमत हो गए हैं कि 2020 से पहले की जो पेट्रोलिंग वाली आपस में सहमति थी उस पर ही दोनों कायम रहेंगे और सेनाएं सीमा से यानी LAC से पीछे रहेंगी। किसी भी तरीके का विवाद नहीं रहेगा, सारे विवादों को सुलझा दिया जाएगा। ये खबर अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा झटका देने वाली है क्योंकि भारत और चीन के बीच में अगर विवाद नहीं रहेगा तो दुनिया की 2 महाशक्तियां एक हो जाएंगी और तीसरी महाशक्ति है रूस। वैसे अगर देखा जाए UN के हिसाब से तो भारत महाशक्तियों में नहीं गिना जाता है, वहां पर फ्रांस भी महाशक्ति है, ब्रिटेन भी महाशक्ति है, अमेरिका भी महाशक्ति है, लेकिन ये दोनों ही अमेरिका के पिछलग्गू है और इन दोनों देशों का आज विश्व अर्थव्यवस्था हो या विश्व की सामाजिक व्यवस्था या विश्व व्यवस्था हो उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि वो यूरोप के देश है और अमेरिका के पिछलग्गू है इसलिए वो आज भी वीटो पावर रखते हैं UNSC में और उनका दबदबा बना हुआ है। इसको लेकर भारत की कोशिशें पहले से जारी हैं। चीन की वजह से भारत को वीटो पावर मिलते मिलते रहेगी, UNSC की जो सीट थी वो भी मिलने में चीन ही रोड़ा बना हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन भी कर दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि विश्व व्यवस्था में एक संतुलन बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए भारत जैसी एक महाशक्ति का, जिसकी की सांस्कृतिक विरासत रही है शांति की और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की, ऐसे देश का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा व्यवस्था में
सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ एक स्थायी सदस्य के तौर पर होना दुनिया के लिए बहुत अच्छा संदेश भी देगा और बहुत अच्छा साबित भी होगा। अब जो ब्रिक्स की जो नई बैठक हुई है उसके बाद चीन और भारत के जो रिश्ते सुधरे हैं, उससे ऐसा लगता है कि अगर यूएनएससी में फिर से प्रस्ताव आता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए तो शायद उस पर चीन को कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच में अगर विवाद सुलझ जाते हैं तो चीन भी ये चाहेगा कि अमेरिका की चौधराहट को कम करने की अगर ताकत किसी में है तो वो भारत में है, और भारत को ऐसा करने के लिए चीन की तरफ से सहयोग मिल सकता है। चीन उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है और उसकी कोशिशों में व्लादिमीर पुतिन लगे हुए हैं। ये सब हुआ कैसे? पिछले 6 महीने के भीतर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। फिर भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो रूस जाते हैं और रूस में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के 24 घंटे के भीतर ही व्लादिमीर पुतिन जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनके साथ मुलाकात करते हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की एक मुलाकात होती है भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ में। फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी मिलते हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में। यानी कि ये सब बहुत दिनों से चल रहा था और इस पर सहमति बन चुकी थी, केवल उसकी घोषणा होना ही बाकी था। और ये घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने के साथ ही हो गई और इसका सबसे ज्यादा असर जो वर्ल्ड ऑर्डर पर पड़ रहा है, जो अमेरिका की जो एक दबदबा बनाने की कोशिश थी उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच में विवाद नहीं होगा, दुनिया की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया का 6वां हिस्सा पॉपुलेशन का भारत में रहता है और लगभग उतना ही चीन में रहता है, और फिर रूस भी है, ब्राजील भी है, मिस्र भी है, साउथ अफ्रीका भी है, सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, और उसके अलावा इसमें टर्की जैसे देश आने को तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के विरोध की वजह से पाकिस्तान को इसमें एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन श्रीलंका जैसे देश और भी जो दूसरे देश ये चाहते हैं कि इसका फायदा हमें मिले। इसकी एक और वजह है, आज दुनिया में ज्यादातर जो व्यापार होता है वो यूएस डॉलर में होता है और इसकी वजह से एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होता है, क्योंकि वो वहां की स्थानीय मुद्रा है। अगर यूएसडी में फ्लक्चुएशन आता है तो इसका फायदा अमेरिका को होता है और नुकसान होता है उन देशों को जिनकी मुद्रा यूएस डॉलर नहीं है, बल्कि वो केवल और केवल अपने पेमेंट्स के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रिक्स की इस मीटिंग के बाद एक उम्मीद और जगी है कि ब्रिक्स के देशों के बीच में इस बात पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में एक कॉमन मुद्रा अपना ली जाए और इससे फायदा ये होगा कि जो आपस में लेन देन है वो आसान हो जाएगा और उस लेन देन में यूएस डॉलर को कोई फायदा नहीं होगा। यूएस डॉलर को जो एक्स्ट्रा में फायदा हो जाता है उसके जो खरीद फरोख्त की वजह से या उसकी होर्डिंग की वजह से, वो बच जाएगा और वो नुकसान जो देशों को होता है भुगतान करने में वो नहीं हो पाएगा। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आज जो अमेरिका है वहां जो रिसेशन की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद अगर ये ब्रिक्स की एक मुद्रा हो जाती है और इस दिशा में भारत ने पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने जब रूस के साथ समझौता किया था तो तेल के भुगतान के लिए भारत ने रुपए और रूबल को ही तरजीह दी थी। उसी तरीके से भारत की कोशिश ये है कि चीन से भारत का जितना आयात होता है, जो कि सबसे ज्यादा आयात भारत का चीन से ही होता है, और उसमें सबसे ज्यादा हमें यूएस डॉलर का नुकसान होता है क्योंकि यूएस डॉलर में वो सारे पेमेंट करने पड़ते हैं। तो उसको भी अगर भारत की कोशिश ये है कि चीन की जो मुद्रा है आरएमबी और भारत की मुद्रा रुपए में अभी उसको लाने की कोशिश है, और अगर ब्रिक्स का जो ये मुद्रा वाला कॉमन जो करेंसी का जो कंसेप्ट है ये मूर्त रूप ले लेता है तो भारत न केवल चीन के साथ ब्रिक्स की मुद्रा में पेमेंट कर पाएगा, रूस के साथ कर पाएगा, बल्कि सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से तेल लेने में भी उसका यूज होगा। और दूसरे जो देशों के साथ व्यापार है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, वो सारे के सारे व्यापार उस मुद्रा में होने लगेंगे, जो कि भारतीय रुपए के प्रति ज्यादा पॉजिटिव होगी बजाय यूएस डॉलर के। और ऐसा होने से अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था रिसेशन की अभी जो बाउंड्री पे खड़ी हुई है वो रिसेशन की तरफ गिरती हुई नजर आएगी।
लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे देशों को, चीन, रूस जैसे देशों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ब्राजील जैसे देशों को फायदा होगा जिनकी मुद्रा सीधे सीधे कन्वर्टेबल होगी उस जो नई मुद्रा बनने जा रही है, जो नई मुद्रा ये देश अपनाएंगे। तो ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए भी जलाने वाली है जो अमेरिकी जो फोर्ड फाउंडेशन जैसे एनजीओ के माध्यम से जो पैसा लेते हैं, भारत का विरोध करते हैं, चीन के नाम पर तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 सालों में इतनी झूठ फैलाए गए, इतनी बातें कही गई कि भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि हकीकत ये थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 4 साल पहले जब गलवान घाटी का ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था तब भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। हालांकि वो वीडियो हमारे दूसरे जो चैनल थे जिनके साथ हम पहले काम करते थे उनके ऊपर थे और मिलियंस में वो वीडियो चले भी थे। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ये सारा मामला वहीं से आ रहा है इसलिए हमने आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताई हैं कि इस जो छोटी सी खबर है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के एक महाशक्ति बनने और भारत की यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट के ऊपर दावेदारी है उस पर क्या असर पड़ेगा, भारत के जो रुपए और डॉलर का जो फ्लक्चुएशन अभी देखने को मिलता है उस पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि जब बाजार पूरा का पूरा भारत का जो व्यापार है वो शिफ्ट होकर ब्रिक्स की मुद्रा में चला जाएगा तो डॉलर के घटने बढ़ने से हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो नई नई रोज खबरें आती है कि आज रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपया इतना गिर गया, रुपया उतना गिर गया, वो सारी खबरें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी और इसका सीधा सीधा जो असर होगा भारत की जनता को होगा। भारत की जो राष्ट्रीय भावना के साथ लोग जो जीते हैं, जो भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, विश्व पावर के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जय हिंद, जय भारत।